नमस्कार दोस्तों, आज मैं दृश्यम 2 मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दृश्यम 2 वही है जो कि 2 अक्टूबर के नाम पर फेमस है, क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के अलावा हम विजय सलगांवकर के फैमिली को जानते हैं। दृश्यम 2 में हम देखेंगे कि एक पिता अपने परिवार को बचाने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है। वैसे दृश्यम 1 की कहानी को ही आगे बढ़ाया गया है, जो कि हम फिल्म के अंत तक जानेंगे। 2 अक्टूबर को विजय ने क्या कांड किया था वो तो हम सबको बता ही है। अब विजय का सच सबके सामने आया है। अब देखना ये होगा कि विजय अभी भी फंसता है या नहीं। तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेशन करता है कि मैं इस तरह से वीडियो बना पाऊँ। अब कहानी शुरू होती है 4 अक्टूबर 2014 से। वहाँ पर हम ड्रग डिलीवरी करने वाले एक डेविड को देखते हैं, लेकिन ड्रग डीलर से उसकी पैसों के लेकर झगड़ा होता है। तब उन दोनों में झड़प होती है। डेविड उसे गोली मार देता है। वही पुलिस डेविड का पीछा करती है। वो जैसे तैसे वहाँ से निकलकर एक पुलिस स्टेशन के कंस्ट्रक्शन चल रही जगह पे जाके छिप जाता है। लेकिन वहीं पर वो देखता है कि इतनी रात को एक आदमी ने वहाँ पर लाश गाड़ी है और हाथ में फावड़ा लेकर वहाँ से चला गया है। डेविड ये देखकर शॉक हो जाता है और वहाँ से भागकर अपने घर आता है और अपने बीवी और बच्चे के साथ भागने की तैयारी करता है। लेकिन पुलिस आकर उसे गिरफ्तार करके लेके जाती है। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि डेविड ने जिसे देखा है उसका नाम विजय सलगांवकर है। उसने समीर देशमुख नाम के लड़के की बॉडी पुलिस स्टेशन में ही गाड़ दी है, क्योंकि समीर ने विजय की बेटी अंजू के साथ बुरा बर्ताव किया था और उसी के चक्कर में विजय की बेटी अंजू ने अनजाने में समीर को मार डाला था और इसीलिए विजय अपने परिवार को बचाने के लिए कामयाब हुआ और समीर की लाश को पुलिस स्टेशन में ही गाड़ दिया। दूसरी तरफ समीर की माँ आईजी मीरा देशमुख थी, जिसने विजय और उसकी फैमिली को बहुत टॉर्चर किया कि वो समीर की बॉडी कहाँ है बता दे। लेकिन आखिर तक उन सब ने मीरा को सच्चाई नहीं बताई थी और ये पूरी कहानी हमने दृश्यम पार्ट 1 में देखा था। अब कहानी 7 साल बाद आती है, जहाँ विजय अभी भी अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। विजय एक थिएटर भी चलाने लगा है। वो अपनी फिल्म बनाना चाहता है। उसके लिए वो स्क्रीन राइटर मुराद अली से अक्सर मिलता है और अपनी कहानी डिस्कस करता है। वही विजय ने अपने घर की एक जमीन शिव और जेनी को बेची है, लेकिन वो शिव विजय का सरदर्द बन चुका है, क्योंकि वो शराब पीकर जेनी से हर रोज झगड़ा करता है। विजय जेनी को उसकी कंप्लेंट पुलिस को करने को बोलता है और दूसरी तरफ पूरे शहर के लोग आज भी विजय को एक मर्डरर मानते हैं। उसके पीठ पीछे 7 साल पहले जो हुआ था उसकी बातें करते हैं, पर विजय ने सब भूल कर नई जिंदगी शुरू की है। एक दिन विजय से मिलने समीर के पिता महेश देशमुख आते हैं। महेश मीरा के साथ लंदन रहने गया है और मीरा ने आईजी के पद से इस्तीफा दे दिया। महेश विजय से रिक्वेस्ट करते हुए अपने बेटे की बॉडी कहाँ है पूछता है, क्योंकि वो उसे मोक्ष देना चाहता है। लेकिन विजय उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं बता पाएगा और उन्हें यहाँ से जाने को बोलता है। फिर हम मीरा को देखते हैं। महेश और मीरा हर साल अपने घर आकर समीर का शौक मनाते हैं। मीरा ने आज भी विजय और उसकी फैमिली को माफ नहीं किया और उसने उसे बेनकाब करने का ठान लिया है। यहाँ घर में नंदिनी जेनी के साथ बैठी होती है, क्योंकि विजय कई बार रात को घर नहीं आता था। जेनी नंदिनी को पूछती है कि दीदी, सब लोग कहते हैं कि अंजू ने ही समीर को फंसाया था। सब अंजू के बारे में बुरा भला कहते हैं। नंदिनी गुस्से से कहती है कि अंजू नहीं, बल्कि वो लड़का समीर बदमाश था, उसी ने अंजू को फंसाया था। वही नंदिनी खुद को रोक लेती है और अपनी अतीत की बातें जेनी को नहीं बता पाती, क्योंकि विजय ने अतीत की सच्चाई किसी को भी शेयर करने से मना किया था, क्योंकि समीर का राज वो सिर्फ अपने तक ही रखना चाहता था। उसी बीच हम देखते हैं कि अंजू अभी भी परेशान होती है। उसे अपने अतीत की बातों की वजह से दोहरे पड़ने की बीमारी है। वो उसी इंसिडेंट को अपने दिलो दिमाग से नहीं उतार पाती है। अब आगे डेविड जेल से छूटकर अपने घर आता है, लेकिन 7 सालों में उसके परिवार की हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो खुद पर बहुत शर्मिंदा होता है, क्योंकि ये सब उसी के वजह से हुआ था। वो डिसाइड करता है कि वह सब कुछ ठीक करेगा। और यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि डेविड विजय के करीब आना चाहता है, क्योंकि वो अकेला इंसान है जिसने विजय को समीर की लाश पुलिस स्टेशन में दफनाते देखा था। विजय को खुद पर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि उसे लगता है कि उसके अलावा उसे किसी ने नहीं देखा है, लेकिन डेविड ने तो उसे देख लिया है। वो हर वक्त विजय पर नजर रखने की कोशिश करता है। अगले सीन में हम आईजी तरुण अलावत को देखते हैं। तरुण ड्यूटी ज्वाइन करने पर ही
7 साल पहले का विजय का केस रीओपन करता है और विजय के केस से जुड़े ऑफिसर्स गायतोंडे और सावंत को बुलाता है, क्योंकि गायतोंडे एक ऐसा शख्स था जिसने विजय के केस के जड़ तक जाने की कोशिश की थी। वहीं पर हम मीरा देशमुख और विजय के पड़ोसी जेनी और शिव को भी देखते हैं। असल में यहाँ से कहानी का दूसरा मोड़ शुरू होता है और हमें पता चलता है कि मीरा देशमुख ने ही इन सारे ऑफिसर्स को इकट्ठा किया और विजय का केस रीओपन किया है। जब मीरा को पता चला था कि उसका दोस्त तरुण इस शहर का नया आईजी है, तो उसने उससे विजय के केस पर काम करने को कहा और कई सालों से तरुण और मीरा ने विजय पर नजर रखी है। विजय की जानकारी इकट्ठा करने के लिए उन्होंने ऑफिसर जेनी और शिव को पति पत्नी बनाकर विजय के घर की जमीन खरीद के दी और वो दोनों 2 सालों से विजय के परिवार पर नजर गाड़े बैठे हैं। उन्होंने विजय के घर पर कई हिडन माइक भी लगा के रखा है जिससे वो विजय के घर की बातें रिकॉर्ड कर सके, लेकिन आज तक उनके हाथ पुख्ता सबूत नहीं लगा। वहीं पर जेनी ने एक रात को नंदिनी के मुंह से उनके अतीत का सच उगलवाते हुए नंदिनी की बातें रिकॉर्ड की थी, जिसमें नंदिनी ने कहा था कि विजय ने उसे भी नहीं बताया कि समीर के बॉडी उसने कहाँ दफनाई है और जब भी वो पूछने की कोशिश करती है तब वो उसे चुप करा देता है। लेकिन नंदिनी अभी भी डरी होती है क्योंकि उसे लगता है कि खतरा अभी भी टला नहीं। अब नंदिनी के बयान के वजह से तरुण को एक एविडेंस मिलता है कि समीर की बॉडी किसने शिफ्ट की और कब शिफ्ट की, लेकिन उसे बस ये जानना है कि विजय ने समीर की बॉडी को कहाँ पर दफनाया और उसका अनुमान होता है कि उस रात विजय को आते या जाते किसी ने तो जरूर देखा होगा। तरुण अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। अब कई इन्वेस्टिगेशन करने पर भी तरुण को नहीं पता चलता कि विजय को 3 अक्टूबर की रात को किसी ने देखा था। तब वो विजय के घर चला आता है। अचानक तरुण को अपने घर में देखकर नंदिनी अंजू बहुत डर जाती है। तरुण उन्हें एहसास दिलवाता है कि पुलिस ने उनका केस फिर से ओपन किया है। तरुण के वापस जाने पर नंदिनी डर के मारे विजय को घर बुलाती है और उसे कहती है कि उसका डर अभी यकीन में बदल रहा है, लेकिन विजय उसे हौसला देते हुए कहता है कि जब तक वो लोग जिंदा है पुलिस तलाशी लेती रहेगी, लेकिन पुलिस उन्हें कभी भी नहीं पकड़ेगी, क्योंकि विजय अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि पुलिस कभी श्याम की बॉडी को नहीं निकाल पाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेविड पुलिस की इनाम के बात सुनकर सीधा तरुण से मिलता है और विजय की सच्चाई बताने के लिए 25 लाख रुपए मांगता है। आखिर तरुण को सच्चाई जाननी थी तो वो उसे 25 लाख देता है और डेविड बताता है कि तरुण जिस जगह पे खड़ा है वही विजय ने समीर की बॉडी को दफनाया है। ये सुनकर तो सबके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो कभी सोच भी नहीं पाते कि जिसे वो पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं वो तो पुलिस स्टेशन में उनके ही जमीन के नीचे गड़ा हुआ है। फिर तरुण पुलिस स्टेशन की खुदाई करने का काम शुरू करता है। आखिर समीर की बॉडी मिल ही जाती है। वही फॉरेंसिक ऑफिसर आकर बॉडी के कंकाल चेकअप करने के लिए पास के मेडिकल कॉलेज में एविडेंस इकट्ठा करके लेके जाती है। दूसरी तरफ विजय अपने हिडन कैमरे से ये सब देख रहा होता है। आखिर उसे भी पता चलता है कि पुलिस ने समीर को बॉडी को ढूंढ लिया है। वह बहुत डर जाता है कि उसका पूरा प्लान चौपट हो गया। वो नंदिनी और बच्चों को हौसला देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उन्हें बचा लेगा। अब तरुण कोर्ट से विजय और उसके फैमिली को क्वेश्चनिंग के लिए ऑर्डर निकलवाता है और विजय को वहां पर बुलाता है और बताता है कि डेविड ने 3 अक्टूबर को विजय को पुलिस स्टेशन से बॉडी दफनाते देखा था, लेकिन विजय कहता है कि वो 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को पणजी गया था स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग में। वो यहाँ नहीं था, डेविड ने किसी और को देखा होगा। विजय अपने बयान पर कायम ही रहता है, लेकिन मीरा आती है और जेनी की रिकॉर्डिंग विजय को सुनाती है। आखिर विजय को भी पता चलता है कि मीरा ने उस पर नजर रखी है और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है। वही जेनी और शिव को देखकर नंदिनी भी समझ जाती है कि विजय उसे सच्चाई क्यों छुपा रहा था। उसे खुद पर ही बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर तरुण विजय के सामने नंदिनी, अंजू, अनु सबको गायतोंडे से टॉर्चर करवाता है। गायतोंडे उन सबको बहुत मारता है। विजय तरुण के आगे गिड़गिड़ाता है कि उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है, पर तरुण उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वही अंजू बीमारी के कारण बेहोश होती है। आखिर विजय अपना बयान देने को तैयार होता है। अब विजय अपने बयान में बताता है कि 2 अक्टूबर 2014 को नंदिनी बच्चों के साथ बाहर गई थी। वो देर रात अपने ऑफिस में शराब पीते बैठा था। जब वो घर लौटा तब देखा कि कोई चोरी छुपे उसके घर में घुसने लगा था। विजय ने पास ही खड़ा एक सलिया लिया और उस आदमी के पेट पर मारा, लेकिन अंधेरे के वजह से उसे दिखाई नहीं दिया और असल में वो चोट उस आदमी के सर पर लगी थी और वो वहीं पर मर गया। विजय ने देखा कि वो एक लड़का था। वो घबरा गया। तब नंदिनी
नंदिनी और बच्चों के घर आने से पहले उसने उस लड़के की बॉडी को अपने गार्डन में दफना दिया। अगले दिन कॉन्ट्रैक्टर आने से उसे पता चला कि पुलिस स्टेशन में फ्लोरिंग का काम हो रहा है। तब रात को उसने सबके सोने के बाद उसने बॉडी को पुलिस स्टेशन में ही दफना दिया। तरुण कहता है कि विजय तुम अपने परिवार को बचाने के लिए ये सब बोल रहे हो। विजय कहता है कि सच पेड़ के बीज की तरह होता है, कितना भी दफना दो बाहर आ ही जाता है। लेकिन उसके गुनाहों की सजा उसके फैमिली को ना मिले, इसीलिए उसने श्याम को मारा हुआ सलिया आज भी संभाल के रखा है, क्योंकि उस पर उसके फिंगरप्रिंट के निशान थे। अब तरुण मीरा को बताता है कि विजय के बयान से उसे जेल जरूर होगी, लेकिन मीरा अभी भी सिर्फ विजय नहीं बल्कि पूरी फैमिली को सजा होनी चाहिए कहती है, क्योंकि इस वक्त मीरा एक पुलिस ऑफिसर रही बल्कि वो एक माँ है। अब विजय को छोड़ा जाता है। विजय अपने घर आता है पर नंदिनी उसे माफी मांगती है, क्योंकि उसी की वजह से उसकी सच्चाई बाहर आई। विजय उसे हौसला देते हुए कहता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया और ये सब तो एक दिन होना ही था। अब अगले दिन गायतोंड विजय को कोर्ट ले जाता है। वही विजय की न्यूज टीवी पर देखकर उसके फिल्म पर काम करने वाला स्क्रीन राइटर मुराद अली तरुण के पास आकर विजय के बारे में कुछ बताने लगता है। 2016 में विजय सलगावकर ने विजय गोडबोले बनकर उससे मुलाकात की और कहा कि उसे एक फिल्म बनानी है, उसके पास एक कहानी है और 10 लाख रुपए एडवांस देकर वही फिल्म को प्रोड्यूस भी करने वाला था। विजय अपनी कहानी बताने लगा कि एक होटल में राम नाम का एक आदमी अपने बेटे यतिन के साथ रहता था। यतिन अपनी दोस्त के साथ एक पार्टी में जाता है। पार्टी में एक बिल्डर का बेटा यतिन के ही दोस्त के साथ बदतमीजी से बात करता है, उसे छेड़ने लगता है। तब यतिन और उसका झगड़ा होता है। यतिन पार्टी से घर चला जाता है और वो लड़का यतिन के घर आकर उसे मारने की कोशिश करता है। उसी हाथापाई में यतिन के हाथों उस लड़के की मौत हो जाती है। कुछ देर बाद राम घर आता है और देखता है कि यतिन ने उस लड़के को मार दिया है और डर के मारे बैठा है। तब राम अपने बेटे को बचाने के लिए उस लड़के की लाश को पुलिस स्टेशन में गाड़ देता है, लेकिन कई सालों बाद लड़के की लाश मिलती है और राम सारा इल्जाम अपने ऊपर लेता है। तरुण और मीरा मुराद की बातों से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मुराद जो स्क्रिप्ट की कहानी बता रहा था असल में वो कहानी तो विजय की रियल जिंदगी थी। मीरा पूछती है कि अगर विजय के पास कहानी तैयार थी तब उसने फिल्म क्यों नहीं बनाई। वो कहता है कि विजय अपनी कहानी की एंडिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं था और दूसरी वजह थी कि कहानी चोरी न हो जाए, इसीलिए 1 साल पहले विजय ने फिल्म से पहले ही उस कहानी को किताब के रूप में छपवा दिया और किताब के कुछ कॉपीज निकलवाए। मुराद इस बात से बहुत डरा होता है, क्योंकि वो किताब मुराद अली के नाम पर ही छपवा दी थी। दूसरी तरफ हम कोर्ट में देखते हैं कि विजय का बयान देखा जाता है। विजय की वकील गायत्री बताती है कि विजय का यह बयान उसे टॉर्चर करके उसका बयान लिया गया और पुलिस विजय को फंसा रही है, वो भी एक दृश्यम नाम की किताब की कहानी से, जहां विजय का बयान हूबहू किताब की कहानी से मैच करता है। और आईजी मीरा देशमुख हमेशा से विजय और उसकी फैमिली को परेशान करती थी, क्योंकि वो उन्हें गुनहगार मानती थी अपने बेटे की मौत का। और विजय ने ये पूरा प्लान किया और किताब के मुताबिक श्याम की बॉडी को 7 सालों तक पुलिस स्टेशन में ही गाड़ा ताकि सारा इल्जाम विजय पर जाए, लेकिन विजय बेकसूर था तो मीरा के पास कोई भी सबूत नहीं मिला। और उसी बीच जज कोर्ट को बताता है कि पुलिस स्टेशन में जो श्याम की बॉडी मिली असल में वो श्याम की बॉडी है ही नहीं। इस बात से सबके होश उड़ जाते हैं और पूरा शक पुलिस पर ही जाता है, क्योंकि वो तो विजय को जानबूझकर फंसा रही थी। अब गायतोंडे तरुण को कॉल करके कोर्ट वाली बात बता देता है। गायतोंडे की बात सुन के तरुण के तो होश ही उड़ जाते हैं। विजय ने ये पूरा प्लान किया है। उन्हें लग रहा था कि वो विजय पर नजर रख रहे हैं, लेकिन विजय उन पर नजर रख रहा था, क्योंकि वो जानता था कि मेरा एक दिन बदला लेने जरूर आएगी। और तरुण को एहसास होता है कि विजय को जेल भेजने की पूरी तो तैयारी कर रहा था, लेकिन शातिर विजय ने तो अपना खेल अभी शुरू किया है। फिर मुराद आगे बताता है कि विजय अपनी कहानी का एंडिंग तैयार कर रहा था, इसलिए उसने कहा कि अगर पुलिस को लाश मिली तो आगे क्या कार्रवाई हो सकती है। तब मुराद ने अपने पहचान के पुलिस ऑफिसर से आगे की कार्रवाई क्या होगी ये सारी इंफॉर्मेशन विजय को निकलवा कर दे दी, लेकिन विजय ने उस एंडिंग को अपनी फिल्म में नहीं रखा, क्योंकि उसे ये एंडिंग बहुत रिस्की लग रही थी। हालांकि उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया था, क्योंकि वो तो उसकी रियल लाइफ में उस आइडिया को यूज कर रहा था। और हम पास्ट में देखते हैं कि विजय ने पहले श्याम की बॉडी की तरह ही सेम बॉडी को ढूंढा, जो कि एक चर्च के कब्रिस्तान में थी। फिर विजय ने चर्च के यहाँ काम करने वाले एक आदमी से दोस्ती बढ़ाई, उसे कई बार मिलता रहा, उसकी परेशानियां दूर करता रहा। उसने बातों बातों में उस इंसान से ये तक जान लिया कि उस बॉडी को गलने
गलने में कितना वक्त लगता है और उसका स्केलेटन कितने दिन में बनता है। और जब वो कब्रिस्तान वाली बॉडी गल कर कंकाल बन गई तब विजय ने अपने कब्रिस्तान वाले दोस्त से मदद मांगी और उससे उस दफनाए गए लड़के के कंकाल लेकर अपने पास रखा। फिर उसने एक मेडिकल कॉलेज के वॉचमैन से अपनी फिल्म में काम देने के बहाने दोस्ती की, क्योंकि विजय को ऑलरेडी पता था कि पुलिस को श्याम की बॉडी के कंकाल मिले तो वो इसी कॉलेज में एविडेंस जांच के लिए लाएगी और मेडिकल का काम तो दिन में होता था। तो विजय वॉचमैन की दोस्ती का फायदा उठाकर रात को श्याम की बॉडी के कंकाल की जगह पर अपने चर्च वाले उस लड़के के कंकाल रखेगा ताकि पुलिस को कभी भी श्याम की असली बॉडी नहीं मिले और उस पर कभी शक ना जाए। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब पुलिस को श्याम की बॉडी मिल ही गई और उन्होंने उस बॉडी के कंकाल को मेडिकल कॉलेज में ही जांच के लिए भेज दिया। फिर विजय ने अपने प्लान के तहत मेडिकल कॉलेज जाकर श्याम के कंकाल को बदल दिया और अपने पास के लड़के के कंकाल को वहां रख दिया और समुंदर के पास जाकर श्याम के कंकाल को आग लगा दी और इसके वजह से ही पुलिस को उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले और इसीलिए कोर्ट विजय को छोड़ देती है। वही विजय की वकील गायत्री कोर्ट को कहती है कि वो लोग विजय के केस को गोवा हाई कोर्ट में हमेशा के लिए बंद करने की अर्जी देने वाले हैं, तब तक विजय या उसके फैमिली के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाए। जज गायत्री की बात को एक्सेप्ट करता है और तरुण को मीटिंग के लिए बुलाता है क्योंकि सारी इंक्वायरी की परमिशन उसी ने दी थी। आखिर मुराद की बातों से तरुण, मीरा और महेश भी समझ जाते हैं कि वो सब तो विजय के प्लान में ही फंस चुके हैं और यहाँ विजय कोर्ट से रिहा भी हो जाता है। वही मीरा, महेश और मुराद उसकी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन विजय अपनी आंखें नीचे करके जाता है क्योंकि विजय कितनी भी सफाई दे दे वो कभी भी मरे हुए लड़के के माँ बाप से आंख नहीं मिला पाता। यहाँ तरुण अपनी सफाई में कहता है कि वो किताब की कहानी एक रियल कहानी है पर उसे साबित करने में वो असफल रहा। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक चौथी फेल केबल ऑपरेटर ये सब प्लान कर सकता है, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया और वो हार गए और तरुण इस हार की पूरी जिम्मेदारी वो खुद लेता है। और आखिर में हम देखते हैं कि विजय ने श्याम की अस्थियां महेश के घर छोड़ी है और साथ में मैसेज छोड़ता है कि उसके फैमिली को अकेला छोड़ दे। आखिरकार 7 सालों बाद मीरा और महेश अपने बेटे की अस्थियां विसर्जित करते हैं। विजय दूर से ये देखकर अपने फैमिली के साथ फिर से नई जर्नी की ओर बढ़ता है और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, दृश्यम मूवी को देखने पर समझ आता है कि थ्रिलर मूवी सिर्फ थिएटर में ऑडियंस को अपने सीट पर बांधे रखे नहीं, बल्कि फिल्म को खत्म होने के बाद भी उस कहानी को दोहराते रहे। दृश्यम को लोगों ने इतना पसंद किया है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के अलावा विजय सलगांवकर की याद आती है। खैर, दृश्यम 2 स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्लो लगती है क्योंकि जो दृश्यम 1 में कैरेक्टर नहीं थे वो दृश्यम 2 में डेवलप हो रहे थे, लेकिन जैसे ही तरुण अलाहाबाद की एंट्री होती है कहानी में हमें बांधे रखती है। फिर धीरे धीरे कहानी क्लाइमैक्स तक बढ़ती है और सच माने तो दृश्यम 2 की जान है क्लाइमैक्स, और वो भी इतना सटीक दर्शाया है कि उसके लिए तो बिल्कुल भी शब्द नहीं है, सिर्फ फीलिंग्स है। सेकंड हाफ में कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि पुराने कैरेक्टर और नए कैरेक्टर हमें जबरदस्ती के हैं, बल्कि हर एक किरदार जैसे कि गायतोंडे हो या फिर डेविड एक कहानी को आगे खींचने में मदद करते हैं। जय देवगन तो कमाल के एक्टर है ही, साथ ही में तब्बू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता सारे किरदार कमाल के हैं। मुराद अली के किरदार में सतीश कौशिक ने अपनी अलग छाप छोड़ी है, लेकिन तरुण यानी अक्षय खन्ना वो भी अहम है और कड़ी टक्कर देते हुए नजर आते हैं। लेकिन दृश्यम को सिर्फ उसकी कहानी हीरो बनाती है। भले ही रीमेक का दौर चल रहा हो पर दृश्यम 2 ने साबित किया है कि कहानी अच्छी हो तो ओरिजिनल हो या रीमेक हो दर्शक उसे पसंद जरूर करेंगे और वही दृश्यम के साथ हो रहा है। अब दृश्यम 2 में विजय फिर से बच गया है। अब दृश्यम 3 में हम देख सकते हैं कि तरुण क्या कमाल करता है। क्या दृश्यम 3 में विजय पकड़ा जाएगा? ये तो हमें दृश्यम 3 बनने के बाद ही देखने को मिल सकता है। आपके इस पर क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको दृश्यम 2 मूवी कैसा लगी हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए और हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ वाले बेल प्रेस करें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।